अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में, जबकि पंजाब और सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट्स डिस्क्राइब कर पाएंगे टीसीपी आईपी को एक प्रोटोकॉल सूट के तौर पे जो कि इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सेशन लेयर। सेशन लेयर दरअसल OSI मॉडल की लेयर नंबर 5 होती है। यहाँ पर OSI मॉडल से आपको याद होगा हमारी मुराद ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये एक वो मॉडल होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी हमने दो डिवाइसेस या दो नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करनी होती है, डाटा को शेयर करना होता है। और इसके अंदर टोटल 7 लेयर्स मौजूद होती हैं और इन्हीं 7 लेयर्स में से जो 5वें नंबर की लेयर है उसको नाम दिया जाता है सेशन लेयर। इस बात का ये मतलब है कि जब कभी भी हमने डाटा को ट्रांसफर करना होगा किसी कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक, तो हमारे पास जो सेंडर होगा यानी जो डाटा को सेंड कर रहा होगा उसमें से डाटा तीसरे नंबर पर सेशन लेयर से गुजरेगा, यानी 7th लेयर, 6th लेयर और 5th लेयर, और फिर बाकी लेयर से होकर रिसीवर साइड पे 5वें नंबर पे सेशन लेयर से गुजरेगा और बाकी लेयर से फिर गुजर के रिसीव हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ ये जो 5वें नंबर पर हमारे पास सेशन लेयर मौजूद है ये काम क्या करती है। तो आइए आगे चलते हैं और सेशन लेयर को डिटेल में पढ़ते हैं। सेशन लेयर दरअसल जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि ये काम करती है सेशंस बनाने का। और सेशन से हमारी मुराद वो कम्युनिकेशन लिंक होता है जो हमारे पास किसी भी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के दौरान बनता है। यानी अगर मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं ए और बी और इनके दरमियान में कुछ इंफॉर्मेशन या डाटा को हमने इंटरचेंज करना है, यानी डाटा ए से बी की तरफ भी जा रहा है और बी से ए की तरफ भी आ रहा है, तो ये इंटरचेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास बीच में कोई रास्ता अवेलेबल होना चाहिए, कोई लिंक अवेलेबल होना चाहिए जिसको हम लोग कम्युनिकेशन लिंक कहते हैं। और इसी कम्युनिकेशन लिंक को सेशन भी कहा जाता है। हमारे पास सेशन लेयर इन्हीं सेशंस को यानी इन्हीं कम्युनिकेशन लिंक को क्रिएट करती है, मैनेज करती है और इनको ख़त्म भी करती है। यानी जब कभी कोई नया सेशन बनेगा तो वो सेशन लेयर बनाएगी, जब कभी सेशन को ख़त्म करना होगा यानी कम्युनिकेशन एंड करनी होगी तो वो काम भी हम लोग सेशन लेयर की मदद ही से करेंगे। अब इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो कंप्यूटर है नीचे, ये हमारे पास एक सर्वर है और ये एक कंप्यूटर है जिसने इससे कुछ सर्विस रिक्वेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट इस सर्वर के अंदर पड़ी हुई है, उस वेबसाइट को ओपन करना है, तो यहां से एक रिक्वेस्ट जाएगी इस कंप्यूटर तक, यानी कुछ इंफॉर्मेशन जो भी इसकी रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल इसने कोई वेबसाइट रिक्वेस्ट करनी है, वो यहां तक जाएगी इस कंप्यूटर तक। और फिर ये कंप्यूटर जो है उसकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई करेगा यानी कुछ आंसर देगा। फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट का डाटा इस कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देगा और इस कंप्यूटर पर वो वेबसाइट जो यहां पर पड़ी हुई थी वो ओपन हो जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान में क्या क्रिएट हो गया है, एक सेशन क्रिएट हो गया है। अब जब तक यहां पर बैठा यूजर उसी वेबसाइट को इस्तेमाल करता रहेगा, उस वेबसाइट पर मुख्तलिफ काम कर रहा होगा, तो वो उसी सेशन के थ्रू हो रहे होंगे। और उस सेशन को अब अगर ख़त्म करना है या मैनेज करना है यानी उसमें कुछ तब्दीलियां लानी है, तो वो काम हमारा ये सारा सेशन लेयर करती है। अब आगे चलते हैं और सेशन लेयर के दीगर और कामों को देखते हैं। सेशन लेयर जिस तरह कि अभी हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन लिंक को यानी सेशंस को मैनेज करती है,
मैनेज से मुराद हमारी ये है कि ये डायलॉग कंट्रोल का काम करती है, यानी ये इस चीज़ को डिसाइड करती है कि अगर कम्युनिकेशन लिंक दो डिवाइसेस के दरमियान में बनाना है तो वो हाफ डुप्लेक्स बने या फुल डुप्लेक्स बने। यहाँ पर आपको याद होगा हाफ ड्यूप्लेक्स से हमारी मुराद ये होती है कि एक टाइम में एक ही कंप्यूटर डाटा को सेंड करता है और दूसरा रिसीव करता है। यानी अगर एक टाइम पर ये कंप्यूटर ए डाटा को सेंड कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है, तो उसी टाइम में ये नहीं हो सकता कि ये सेंड कर रहा है तो साथ रिसीव भी कर रहा हो। ये काम नहीं हो सकता। एक टाइम में अगर ये सेंड कर रहा है तो सिर्फ सेंड ही करेगा, अगर इसने रिसीव करनी है तो फिर वो सेंड उस टाइम में नहीं कर सकता। जिस तरह के कंप्यूटर बी है, ये अगर डाटा को रिसीव कर रहा है तो ये इसी लिंक पे ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। लेकिन अगर फुल ड्यूप्लेक्स की बात करें तो हमारे पास एक ही टाइम में, जिस तरह के आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करना और रिसीव करना दोनों काम एक ही टाइम में हो रहे हैं। ये सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो ये फुल ड्यूप्लेक्स होती है, जबकि ये हाफ ड्यूप्लेक्स होती है। अब दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए कौन सा लिंक बनाया जाए, हाफ ड्यूप्लेक्स बनाया जाए या फुल ड्यूप्लेक्स बनाया जाए, इस चीज को भी डिसाइड करना हमारे पास सेशन लेयर का काम होता है। और इसी डिसीजन को, यानी ये जो हम लोग हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स बना रहे हैं, इसी काम को डायलॉग कंट्रोल भी कहते हैं। सेशन लेयर हमारे पास डायलॉग कंट्रोल के बाद एक सिंक्रोनाइजेशन का काम भी करती है, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग काम है। सिंक्रोनाइजेशन के काम में क्या होता है कि हमारे पास सेशन लेयर जो है, जो भी हमने डाटा एक कंप्यूटर ए से दूसरे कंप्यूटर बी तक भेजना है, उसके अंदर चेक पॉइंट्स लगा देती है। चेक पॉइंट से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ऐसी फाइल ए और बी के दरमियान में शेयर करनी थी जिसके अंदर 800 पेजेस थे, यानी 800 पेजेस की एक वर्ड की फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइल थी, तो हमारा ये सिंक्रोनाइजेशन का काम क्या होगा कि चेक पॉइंट्स लगा देगा हर थोड़े से पेजेस के बाद। फॉर एग्जांपल हर 50 पेजेस के बाद एक चेक पॉइंट लग जाएगा। इस बात का ये मतलब है कि इन 800 पेजेस में से पहले 50 पेजेस के बाद एक चेक पॉइंट आ जाएगा। ये ट्राइंगल जो है हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक चेक पॉइंट के लिए हमने बनाया, फिर अगले 50 पेजेस फिर एक चेक पॉइंट, फिर अगले 50 पेजेस और फिर एक चेक पॉइंट। तो ये हमारे पास चेक पॉइंट्स ऐड हो गए। अब देखते हैं कि इन चेक पॉइंट्स को ऐड करने का फायदा क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्रैश आ जाता है, यानी हमने ये 800 पेजेस की फाइल भेजनी थी और हमारे पास 110 पेजेस हमने ट्रांसफर कर दी और यहाँ पर हमारे पास क्रैश आ जाता है, कोई हमारे पास डाटा लॉस हो जाता है, या जो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिंक बनाया हुआ था वो लिंक टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान में जो फिजिकल कनेक्शन था, जो वायर थी, वो वायर कट हो जाती है, तो क्रैश आ गया। तो अब अगर हमने ये चेक पॉइंट्स डाले हुए होंगे, इन चेक पॉइंट्स की मदद से जैसे ही हमारा कंप्यूटर ए जो है इनको सेंड करेगा बी की तरफ, तो बी हर चेक पॉइंट पे एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और ये बता देगा बात कि मैंने पहले 50 पेज जो है रिसीव कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहले 50 पेज बी की तरफ भेजे गए, तो बी क्या करेगा, जब चेक पॉइंट आएगा तो उसके ऊपर ये बता देगा कि मैंने पहले 50 पेजेस जो हैं वो सक्सेसफुली रिसीव कर लिए हैं और उसमें मुझे कोई एरर नहीं आया, कोई लॉस नहीं आया, और इस चीज को एक्नॉलेज कर देगा, यानी कि बता देगा। और इसी तरह अगले 50 पेज भी ट्रांसफर हो गए, उस पे भी हमारे पास बी ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी। अब 100 पेजेस ट्रांसफर हो गए। अब जब यहां से इस चेक पॉइंट के बाद हम लोग आए तो अगले 50 पेजेस में से 10 पेजेस, क्योंकि 100 हम लोग पहले भेज चुके हैं, और अगले 10 पेजेस यानी 110 पेज पे, जिस तरह के यहाँ आपने देखा था, एरर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बीच की वायर टूट जाती है या और कोई एरर आ जाता है, तो कम्युनिकेशन लिंक टूट जाएगा। अब अगर तो हमने ये चेक पॉइंट्स वाला काम ना किया होता तो ये जो पहले हमने 109 पेजेस भेज चुके हैं हम लोग, वो पूरे के पूरे हमें दोबारा बी की तरफ भेजने पड़ते। लेकिन अब चूंकि हमने चेक पॉइंट्स लगा दिया है तो पहले 100 पेजेस, जहां तक कि एक्नॉलेजमेंट भी ने भेज दी है कि ये पहले 100 पेज मैंने रिसीव कर लिए हैं, वो हमें दोबारा नहीं भेजने पड़ेंगे। यानी अगर हमने एक्नॉलेजमेंट का इस्तेमाल यानी चेक पॉइंट्स का इस्तेमाल ना किया होता तो हमारे पास एरर के बाद यानी क्रैश के बाद जितने पेजेस हमने पहले भेजे थे वो तमाम के तमाम हमें दोबारा भेजने पड़ते। लेकिन अगर हमने चेक पॉइंट्स लगा दिए हैं तो वो तमाम पेजेस जो हमने चेक पॉइंट तक भेज चुके हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक हम लोग 100 पेजेस भेज चुके थे, तो ये 100 अब हमें दोबारा नहीं भेजने पड़ेंगे और हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा और हमें आसानी होगी अपना काम कंप्लीट करते हुए। तो ये
पूरा जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग चेक पॉइंट्स लगाते हैं और एक्नॉलेजमेंट्स भेजी जाती हैं, इसको नाम दिया जाता है सिंक्रोनाइजेशन का। और ये काम करना भी हमारे पास सेशन लेयर ही की जिम्मेदारी होती है। और आपने देखा ये काम करके हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह आसान और बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास सेशन लेयर क्या होती है और ये क्या काम करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर दरअसल ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 6 होती है। यहाँ पर ओएसआई मॉडल से हमारी मुराद ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जिसके अंदर टोटल 7 लेयर्स मौजूद होती हैं और इन्हीं 7 लेयर्स में से जो 6th नंबर की लेयर होती है उसको नाम दिया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। यानी जब कभी भी हमने दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करनी होगी, डाटा को शेयर करना होगा, फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक, तो हमारे पास डाटा सेंड करते हुए दूसरे नंबर पर इसी प्रेजेंटेशन लेयर से गुजरेगा और फिर बाकी लेयर से होके रिसीविंग साइड पे छठे नंबर पर इसी प्रेजेंटेशन लेयर से गुजर के इस कंप्यूटर की तरफ चला जाएगा और हमारा कंप्यूटर जो है इसको रिसीव कर लेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 6th नंबर पर हमारे पास लेयर मौजूद है, ये इस मॉडल में क्या काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर दरअसल हमारे पास, जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, डाटा को प्रेजेंट करती है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। सेंडर साइड पे भी इसको कन्वर्ट किया जाता है और इसी तरह रिसीवर साइड पे भी इसको कन्वर्ट किया जाता है। इस बात का ये मतलब है कि अगर मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, एक डाटा ट्रांसफर कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है, तो अगर ए ट्रांसफर कर रहा है डाटा, यानी ए डाटा भेज रहा है, तो ये क्या हुआ, सेंडर हुआ। और इसी तरह बी क्या हुआ, रिसीवर। अब सेंडर एंड पे भी डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा और रिसीवर पर भी, लेकिन जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा वो मुख्तलिफ होंगे। तो आइए इस चीज को समझते हैं। हमारे पास सेंडर में सबसे पहले डाटा कहाँ आएगा, इस एप्लीकेशन लेयर पर। उसके बाद कहाँ भेजा जाएगा, इस प्रेजेंटेशन लेयर पर। अब यहाँ पे क्या करना है, डाटा को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी कि ये जो इसके नीचे वाली लेयर्स हैं जिस पर डाटा भेजना है प्रेजेंटेशन लेयर के बाद, तो ऐसे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया जाएगा कि ये नीचे वाली लेयर्स जो हैं वो उसको समझ सकें। तो हम लोग सेंडर साइड पे क्या करेंगे, एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे दैट लेयर्स बिलो इट कैन अंडरस्टैंड, यानी इस प्रेजेंटेशन लेयर के जो नीचे लेयर्स हैं बिलो इट, वो उस डाटा को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और जो भी उनके काम हैं वो उसके ऊपर वो काम परफॉर्म कर सकें। इसी तरह जब हम लोग रिसीव कर रहे होंगे, तो रिसीव करते हुए डाटा जब हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर पर आएगा, तो इसको फिर ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा कि एप्लीकेशन लेयर उसको समझ सके। तो ऐसे फॉर्मेट में रिसीवर पर कन्वर्ट किया जाएगा कि एप्लीकेशन लेयर उसको समझ सके। और ये जो डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम है, ये काम हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर ही करती है। प्रेजेंटेशन लेयर दरअसल इस डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है ट्रांसलेशन की मदद से। अगर हम लोग एक नॉर्मल और बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन की बात करें, तो ये हमारे पास इस तरह की हो सकती है कि कोई भी हमारे पास कैरेक्टर्स या नंबर्स थे जो हमने ट्रांसफ़र करने थे और उसको हम लोग बिट्स की शक्ल में ट्रांसफ़र कर देते हैं या ट्रांसलेट कर देते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई फाइल थी जिसके अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर थे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह, अब जब मैंने इनको ट्रांसफर करना होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे सेंडर क्या करेगा, इनको बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वंस और जीरोस की शक्ल में कन्वर्ट कर देगा। जो भी इनका एक्स वाई जी वंस और जीरोस का कम्बिनेशन बनेगा, ये एक्स वाई जी से ये मुराद है कि वंस और जीरोस का कोई भी कम्बिनेशन यहाँ पर बन सकता है। इस चीज को आप हमारी बाइनरी कन्वर्जन वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू आता है कि जिस तरह कि आपको याद होगा कि जब भी हम लोग बिट्स में डाटा को कन्वर्ट करते हैं, तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मेट हमने यहाँ पर लिखा है आस्की फॉर्मेट, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी तरह एक और फॉर्मेट होता है EBC DIC, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब इन दोनों फॉर्मेट्स में जो इंटर ऑपरेबिलिटी का काम है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ए था, उसने कुछ डाटा को ट्रांसफर करना था बी की तरफ। अब ए के अंदर जो प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को कन्वर्ट करती है वो फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं कि एस्की में करती है।
लेकिन बी को हमारे पास दूसरा कोई फॉर्मेट समझ आता है, फॉर एग्जाम्पल EBCDIC वाला फॉर्मेट समझ आता है। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो डाटा भेजा जा रहा है उन दोनों का फॉर्मेट अलग है। अब ए की बात ये इसी तरह आप समझ लें कि हमारे पास ए को इंग्लिश आती है और बी को उर्दू आती है, तो ये दोनों अपनी बात एक दूसरे को कैसे समझाएंगे? ये समझाएंगे एक ट्रांसलेटर की मदद से, और वो ट्रांसलेटर का काम हमारे पास कौन करती है? प्रेजेंटेशन लेयर। और इसी हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TCP स्लैश IP प्रोटोकॉल भी कहते हैं, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल एंड P फॉर प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारे पास दरअसल एक नेटवर्क मॉडल है जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमारे पास करंट इंटरनेट में भी इसी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात का ये मतलब है कि जो अभी हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, वो इंटरनेट दरअसल इसी मॉडल के ऊपर बेस करता है, यानी इसी मॉडल की मदद से मुमकिन बनाया गया है। यहाँ पर TCP IP जो हमारे पास एक मॉडल है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास दरअसल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिनकी मदद से हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक ये जो डाटा का जाना है, ट्रांसफर होना है, इसको मुमकिन बनाया जाता है। और इस मॉडल के अंदर जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, वही हमारे पास आजकल के जो इंटरनेट मॉडल है उसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास ये जो प्रोटोकॉल्स या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये हमारे पास दरअसल मूवमेंट ऑफ डाटा, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था, डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। यानी जब कभी भी डाटा किसी एक सोर्स से मेरे पास किसी भी डेस्टिनेशन तक जाया जाएगा, उस चीज में हमारे पास जो भी सेट ऑफ रूल्स को हमने याद रखना होगा, वो रूल्स हमारे पास इस मॉडल के अंदर मौजूद होते हैं। यानी अगर मेरे पास एक कंप्यूटर C1 मौजूद है और मैंने उससे डाटा भेजना है C2 तक, तो ये जो मैं डाटा यहाँ से यहाँ, यानी जो भेज रही होती है डिवाइस, उसको सोर्स कहते हैं, और जो डाटा रिसीव कर रही होती है उसको डेस्टिनेशन। तो ये जो डाटा का सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, इसके लिए जो भी रूल्स इस्तेमाल होंगे इस रास्ते के अंदर, वो रूल्स हमारे पास प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं और इस TCP IP के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें, तो जिस तरह के अभी हमने ऊपर देखा था कि इंटरनेट के अंदर भी जितनी भी डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, वो तमाम इन्हीं प्रोटोकॉल्स यानी इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस करती है। TCP IP हमारे पास दरअसल बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से, यानी US DOD। ये हमारे पास 1969 में बनाया गया था इसी डिपार्टमेंट की मदद से। और यहाँ पर इस मॉडल के अंदर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारे पास यही TCP और IP है। यानी कि इस मॉडल का जो नाम रखा गया है, वो दरअसल दो ऐसे प्रोटोकॉल्स के ऊपर रखा गया है जो इस मॉडल के सबसे अहम प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें से पहला हमारे पास TCP है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा हमारे पास IP है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल्स को हम लोग अपने आगे वाली वीडियोस में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास इस मॉडल के अंदर 4 लेयर्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर 4 लेयर्स हमारे पास वो कौन सी हैं, इनको हम लोग अपनी अगली यानी कि TCP IP आर्किटेक्चर वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो हमने याद रखनी है, वो ये है कि जब भी हम लोग OSI मॉडल को इससे पिछली वाली वीडियोस में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि ये OSI मॉडल के अंदर हमारे पास 7 लेयर्स मौजूद होती हैं, और इसके अंदर भी हमारे पास वो रूल्स मौजूद होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से डाटा कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाया जाता है। तो दरअसल यही 7 लेयर्स जो OSI की हमारे पास लेयर्स होती है, इनका जो काम होता है, ये हमारे पास दरअसल इन 4 लेयर्स पर इंप्लीमेंट किया जाता है TCP IP के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि TCP IP जो हमारे पास एक मॉडल है, ये दरअसल इंप्लीमेंटेशन है ऑफ OSI। यानी कि OSI हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल है। दरअसल हमारे पास ये एक ऐसा मॉडल है जो कि गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होता है।